जो फर्स्ट पार्ट ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ करने इकट्ठे नहीं वो ना जो तुम्हारा एक बार एथिक्स का सारा मॉड्यूल खत्म हो जाए फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड है ठीक है तो तुम्हें सबका आंसर एक जगह नहीं मिलेगा तो वो एक इंटर रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है सर ये क्लास कौन सी है अभी मैम ये मेंस की क्लास है एथिक्स इसमें अभी ओके सर तो आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन अब वो शुरू करने से पहले जो आपका सबसे टॉप पे आपकी बुकलेट्स के अंदर कोट लिखा है इस कोट से आपको क्या समझ आता है सबसे पहले एटीट्यूड इज ए मैं लिख देता हूँ लिटिल थिंग that makes a big difference. इस चीज से क्या समझ आ रहा है हाँ जी एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग जी अपना जो बिहेवियर आ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ नहीं तो फिर एटीट्यूड का सिर्फ हमारा क्या सोशल रिलेशन में रोल है बाकी हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं एटीट्यूड का अपने आप पे भी फर्क पैंदा है इस चीज का मतलब लोगों की चलो वो तो है ही और भी जैसे तुम्हारे लाइफ का जो करियर का ऑप्शन है देखो एटीट्यूड को सिर्फ इस तरीके से परसीव ना करो कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे हम लोगों से बिहेव करते हैं एटीट्यूड हमारा जनरल पर्सपेक्टिव है हर चीज को लेके अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो कोई भी हमारा मतलब किसी से प्यार से बात करना वो भी एक गोल ही है तो हर गोल अचीव होगा अगर तुम सोचते हो कि सबसे प्यार से बात करना अच्छी बात है ठीक है वो तुम्हारे एटीट्यूड का हिस्सा है अगर तुम एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी लेके चलते हो और अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे परसीव करते हो तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा ये एक मेंटालिटी है ठीक है एटीट्यूड हमेशा एक मेंटालिटी होता है किसी की तरफ किसी ऑब्जेक्ट की तरफ किसी एम की तरफ कोई भी चीज हमारी लाइफ में आती है हम हमेशा उसके लिए एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं ठीक है हम किसी पर्सन से मिलते हैं हमेशा एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म में शायद जान भी लेते हैं उस पर्सन के लिए हमारे मन में एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है एटीट्यूड क्या होता है कि हम उसकी तरफ बिहेवियर कैसा रखते हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए हमारा बिहेवियर अलग होता है जो हमें नहीं पसंद होते उनसे थोड़ा कोल्ड शोल्डर हम बिहेव करते ही हैं वो नेचुरली क्यों आता है अब जो तुम्हें सब्जी पसंद है लेट्स सपोज कोई तुम्हें डिश जो बहुत ज्यादा पसंद है उसकी खुशबू भी आएगी ना तो तुम्हें खुद ब खुद भूख लगने लगेगी और ऐसी कोई सब्जी जिसकी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं भूख लगी हुई भी खत्म हो जाएगी तो इसमें एटीट्यूड क्या आ गया हम जब एटीट्यूड को एक्चुअली समाज में जब हम कहते हैं ना कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है ठीक है ऐसे इस तरह से यूज करते हैं हम सिर्फ उसे एक सोशल पर्सपेक्टिव के तौर पे सोच रहे हैं बल्कि हमारी पूरी लाइफ हमारा बिहेवियर और हमारी किसी भी चीज की तरफ सोच एटीट्यूड है ठीक है अगर आप एक रिलीजियस पर्सन हो तो आप रिलीजन को एक अच्छे वे में परसीव करते हो तो आपका एटीट्यूड रिलीजन की तरफ अच्छा है ठीक है तो ये होता है एटीट्यूड एटीट्यूड आपकी जनरल मेंटालिटी और टेंडेंसी होता है कि आप कैसे किसी चीज को समझोगे समझ के उसके लिए क्या रिएक्शन लाओगे ठीक है हम हर चीज को पहले समझेंगे फिर रिएक्शन लाएंगे और इसी से हमारा एटीट्यूड बनता है ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा अब इस कोड को फिर से देखते हैं एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग
दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। देखो एटीट्यूड कहने को एक छोटी सी चीज है कि लाइफ में बिहेव कैसे करना है, क्या करना है, पर यही बिहेवियर है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। अगर तुम रोज कंसिस्टेंट हो पढ़ाई में, वो भी एटीट्यूड है तुम्हारा पढ़ाई की तरफ, तुम्हारे एम की तरफ। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, फिर कमी क्या है? फिर तो अपने आप हर चीज तुम्हारे आगे हो। कोई भी काम करते हो कंसिस्टेंट रहो। हार्ड वर्किंग वो भी एक एटीट्यूड है, लेजीनेस भी एक एटीट्यूड है। तुम कौन सा अपनाते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? किसी के साथ वेल स्पोकन हो वो भी एक एटीट्यूड है, नहीं हो वो भी एक एटीट्यूड है। तो हर चीज जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे आसपास है और आने वाले टाइम पे होगी, वो तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर ही है। तो इससे मेरा अगला क्वेश्चन, एटीट्यूड आया कहां से? एटीट्यूड आता कहां से है, बनता कैसे है? एटीट्यूड नेगेटिव चीज नहीं है कोई, जैसे जिस पर्सपेक्टिव में बोला जाता है। एटीट्यूड अच्छी चीजों के लिए, तो मैंने अब एग्जांपल दिया। कैसे बनाते हो? सर अच्छा एटीट्यूड तो लोग देख देख के, उन लोगों को देख के तुमने क्या किया? जैसे जिसकी कोई अच्छी आदत है सर उसको अडॉप्ट कर लिया। कैसे? इसके लिए समझने के लिए, मतलब आपकी बात सही है, इसके लिए है आपका ABC मॉडल। एटीट्यूड को समझने के लिए ABC मॉडल। ABC मॉडल क्या है? सबसे पहले तुम किसी चीज से अफेक्ट होते हो। अफेक्ट एक फीलिंग है। तुम्हें किसी चीज में, मतलब जैसे तुमने अभी बोला कि हम किसी से कोई अच्छी चीज अडॉप्ट करते हैं, सबसे पहले तुम्हें उस अच्छे, जो भी अच्छा गुण था, तुम्हें वो बड़ा अट्रैक्टिव लगा। तुम्हें लगा यार ये गुण मेरे में भी होना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर फीलिंग जागी कि ये बड़ा अच्छी चीज है, मेरे अंदर भी होनी चाहिए। दूसरी चीज बी, बिहेवियर। बिहेवियर तुमने अब उसके लिए एक्शन लिया, तुमने अपनी लाइफ को परसीव किया, तुमने अपने आप को देखा मैं कहां स्टैंड करता हूं और मैं इस तक जाने के लिए क्या कर सकता हूं। वो तुम्हारे बिहेवियर, तुमने कोई ना कोई रिएक्शन दिया उसे, अपनी बॉडी, चाहे जरूरी नहीं है रिएक्शन का मतलब कुछ शो ही करना है, रिएक्शन माइंड में भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद जब तुमने, मतलब तुमने शायद बिहेवियर ये हो कि उसे और बात करके देखा हो या समझ के देखा हो कि ये चीज कैसे है। तीसरी चीज सी, वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है अपने मन में किसी चीज को बसा लेना, उसके रिगार्डिंग एक थॉट क्रिएट किया। ये पूरे प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा किसी भी चीज की तरफ एटीट्यूड डेवलप होता है। सबसे पहले लेट्स सपोज आज मैं तुम्हें कहूं कि चलो कोई अफ्रीका का कोई अफ्रीकन डिश खाते हैं, शायद पहले हम में से किसी ने भी ना खाई हो, पहली बारी मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम उसे देखते हैं कोई फीलिंग जागती है कि कैसी दिखती है, ठीक है? वहीं से हो जाता है ना खाने के लिए कि यार ये बड़ी अच्छी दिख रही है, ये दिख तो ऐसे अजीब सी रही है। वो पहला, वो तुम्हारा अफेक्ट है, वो फीलिंग आई है कि ये कैसा है, या ये स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, यार खा के देखते हैं, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है? उसके बाद तुमने अपना स्टेप, बिहेवियर किया, उसे खा के देखा, कोई एक्शन लिया, खाया। उसके बाद थर्ड कॉग्निशन जागी, तुम्हारे मन ने एक थॉट जनरेट कर दिया जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा कि ये खाना, एक जनरल पर्सपेक्टिव कि यार अफ्रीका का खाना बड़ा स्पाइसी होता है, अच्छा होता है, खाने में अच्छा लगा, या नहीं बड़ा बेकार सा खाना था, फीका सा खाना था, मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है? फिर अगली बारी क्या होगा, जनरल माइंडसेट भी क्या बन जाता है, ये मैं जनरल माइंडसेट का एग्जांपल दे रहा हूं। ये सारी चीजें अल्टीमेटली तुम्हारा समझ करवाती है। एक्सपीरियंस आ गया ना यहां से। अब वो एक्सपीरियंस जो है ये हेल्प करता है तुम्हारा एटीट्यूड बनाने में। अब अगली बारी लेट्स सपोज तुम्हें वो अफ्रीका की डिश पसंद नहीं आई थी, अगली बारी अफ्रीका की कोई और डिश भी आएगी ना, तुम्हारे मन में पहले ही होगा यार वो पिछली भी खाई थी, ऐसी फेंक दी थी, बेकार से ही होगा।
चाहे वो सबसे टेस्टी डिश होने वाली हो, पर तुम्हारे माइंड ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि ये तो चीज बेकार ही है। ठीक है, ऐसे ही तुम लाइफ में फ्रेंड्स भी तो ऐसे ही बनाते हो। तुम किससे पहली बार मिलते हो तुम्हें बात करके अच्छा लगता है, वो फीलिंग है। कईयों से बात करके पहले ही नहीं अच्छा लगता है ना, फिर आगे बात ही नहीं करना चाहते, वो भी चीज है। सबसे पहले तुम्हें एक फीलिंग आई, उसके बाद जो बात करना, साथ में खाना, घूमना, वो एक बिहेवियर है, तुमने एक्ट किया उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जब साथ घूमे हो, बातें की हैं, सब कुछ, तो तुम्हारे माइंड ने एक उनके लिए थॉट जनरेट कर दिया, यार ये पर्सन बड़ा अच्छा है। ठीक है, तभी तुम्हारी उनके साथ दोस्ती होगी। तो हमारी लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा एटीट्यूड है। अगर आज तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने बैठे हो, सबसे पहले तुम्हें कहीं ना कहीं लाइफ में ये ग्रेड ए सर्विसेज ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया। तुमने ये रुतबा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, इनका सोशल स्टेटस एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी उस चीज ने तुम्हें अफेक्ट किया, या तुम्हारे अंदर जो इंटरव्यू में जाके बोलते हैं कि बड़ी देश भावना थी लोगों की सेवा करने की, तो तुम वो करना चाहते हो। ठीक है, सबको पता है कितनी सच जवाब होता है वो, पर एटलीस्ट कहने के लिए 1 in million भी हो सकता है शायद। ठीक है, पर ज्यादातर तो पता ही है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं इस सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, तो उस चीज ने अफेक्ट किया। अब बिहेवियर, तुमने इसके ऊपर रिसर्च की, पढ़ने का सोचा, तो जो रिसर्च करना था वही तुम्हारा बिहेवियर था। कॉग्निशन, तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें रोज पढ़ने को बोल रहा है, वो तुम्हारा कॉग्निटिव एक्शन है, थॉट है तुम्हारे माइंड में कि अब मुझे ये अचीव करना है, तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो ये तुम्हारे कॉग्निशन, कॉग्निशन होता है मन में कुछ चीज चली जाए, तो तुम उसे मन में ठान के, जैसे कहते हैं ना, चल रहे हैं, वो भी एटीट्यूड होता है। तो इन तीनों को जोड़ के हमारा हमेशा एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्या तुम लाइफ में जो भी हो रहा है हर चीज के बारे सोचते हो? लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, क्या तुम हर चीज के बारे सोच रहे हो हर टाइम? नहीं। तो लाइफ में बेसिकली एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ, रोज उठते हो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हर टाइम कर रहे हो। बस में ट्रैवल कर रहे हो, किसी और पर्सन को कुछ देखा, चाहे सोचा नहीं, मन में तो कुछ गया ना। हमें लगातार कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो एक्सपीरियंस एक तरह के थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, फीलिंग्स हैं। कोई थॉट्स भी हो सकता है जिनके ऊपर बस हमने विचार नहीं किया, एक बार ही आया बस चला गया। थॉट्स हो गया, फीलिंग्स होगी। ठीक है, किसी ने कोई चीज पब्लिक में, लेट्स सपोज तुम चलते जा रहे थे, तुम्हारे आगे किसी ने कोई कूड़े को वैसे फेंक दिया। ठीक है, एक बार तो गुस्सा चढ़ेगा, आगे क्यों फेंक रहे हो? ठीक है, तो साइड पे फेंक लो, ये क्या एटीट्यूड? तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन ही सोचते रहते हो कि ऐसे मेरे साथ हो गया। तो ये थॉट, फीलिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंसेस को हम कह देते हैं कि ये आपके दिन के या लाइफ के एट्रीब्यूट्स हैं। इनके लिए जो वर्ड होता है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े हैं, अभी मेजर चीज नहीं है। तो अब इसके बाद ये एट्रीब्यूट चेंज होके एटीट्यूड में कब बदलता है? कब बदलता है? जब इस पे हम थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं, यानी कि विचार करना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसके ऊपर विचार किया
तो बेसिकली वो जो आइडिया था उसने हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, सेंस आउट ऑफ मीनिंगलेस थिंग्स, जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं था, उनमें से हमने खुद सेंस जनरेट करनी शुरू की। और जब हम उसके लिए कोई सेंस, कोई थॉट जनरेट करना शुरू करेंगे, वो आपका एटीट्यूड बन जाएगा। अब कई लोग हमारे देखा होगा, किसी भी चीज के लिए हम में से बहुत कॉमन चीज है, कई इश्यूज पे आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माइंडसेट बना के बैठे होते हो कि ये चीज ऐसी है तो है। ओपिनियन जो होते हैं, वो ओपिनियन आते कहां से हैं? कई लोग होते हैं जो ओपिनियन बनाते ही नहीं, ठीक है। कई हैं जो ओपिनियन बना रहे हैं, कई हैं जो ओपिनियन नहीं बना रहे। तो ये फर्क कहां आ रहा है? ओपिनियन सिर्फ तभी बन सकते हैं जब तुम उस चीज के बारे सोचोगे। अगर तुमने उस चीज के बारे सोचा ही नहीं तो वो वैसे ही ऊपर से पास कर जाएगी, ठीक है। कोई भी इश्यू लगा लो, क्या बीफ खाना गलत है? नहीं? किसी को गलत लगता हो? नो सर। लगता है? क्यों गलत है? किसी की जान क्यों लेनी? क्यों गलत नहीं है? चिकन गाय सर वो गलत बात है। जी, गलत बात है सर वो। क्यों? सर वो भी तो किसी की जान ही लेनी है। वो भी किसी की जान लेनी है, ठीक है। वो तो फिर हम चिकन की भी ले लेते हैं, वो भी तो जिंदा है बेचारा। सर वो छोटा चिकन वाला, वो जो वो छोटा वो कुक होता है, तो वो जो दूसरी गाय वो बड़ी होती है, उसको हम पूजते भी हैं, वर्शिप करते हैं उसकी। बिल्कुल। अब देखो, गलत कोई नहीं है, ठीक है। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई गलत नहीं होता, ये तुम्हारी सोच है। तुम अगर अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। गलत कोई नहीं है, बस बेसिस क्या है। अब यहां पे राइट टू चॉइस, बंदे की मर्जी जो मर्जी खाए, वर्सेस राइट टू रिलीजन और राइट टू लाइफ का इशू है। तुम कह रहे हो बेजुबान की जान क्यों लेनी, या धर्म के खिलाफ है। दूसरी साइड पे मर्जी है, तुम्हें बुरा लग रहा है मत मारो, जिसे लग रहा है वो खा ले। दोनों साइड के इश्यूज है, मैं कह रहा हूं कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। एक साइड पे चॉइस है, दूसरी साइड पे नहीं है। अब दूसरा इश्यू, सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज डिस्कस करते हैं। अबॉर्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बट सर। कुछ एक्सेप्शंस भी नहीं। सर अगर कोई डिजीज है अगर एम्ब्रियो तो होना चाहिए, मतलब नॉर्मल एज जस्ट अ मैटर कि लेट्स सपोज कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, क्या उसे अबॉर्शन का चॉइस मिलनी चाहिए? अगर ਉਹਦੀ चॉइस आए तो सर क्यों? वो भी तो जान है, तुम उसकी भी तो जान ले रहे हो। ਬਟ ਸਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। सर अगर वो चाहती नहीं है उसकी चॉइस नहीं। पर ये तो फिर तुम पहले कह रहे हो फिर लाइफ बचानी चाहिए, बीफ नहीं खाना चाहिए, अब तुम कह रहे हो कि अब चॉइस ज्यादा जरूरी है। तो गलत फिर से कोई नहीं, ठीक है। ये क्या है, मैं क्या किस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं? गलत तुम यहां पे भी नहीं हो, गलत तुम वहां पे भी नहीं हो। ये तुम्हारे एटीट्यूड है। तुम किसी चीज को गलत परसीव कर रहे हो, किसी चीज को सही परसीव कर रहे हो। स्टैंड चेंज हो रहा है ना, कहीं पे राइट टू चॉइस इंपॉर्टेंट हो रही है, कहीं पे राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट हो रही है। क्यों? तुमने यहां पे एज अ ह्यूमन लाइफ सोचा,
ह्यूमन लाइफ में तुमने जो पर्सन जी रहा है, जो एडल्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से सोचा कि उसके पास चॉइस होनी चाहिए, पर दूसरी साइड पे तुमने एक बेजुबान के तौर पे सोचा। यहाँ पे तुमने बेजुबान का कोई इशू सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने उस साइड पे कभी कोई पर्सपेक्टिव बनाया ही नहीं। लेट्स सपोज कल तुम उसका पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लो, शायद तुम्हारा ओपिनियन बदल जाए, ये भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ लगा लो, और भी कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर बात करना चाहो। फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, फांसी की सजा, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सर एक एग्जांपल सेट हो जाती है कि अगर ऐसे करेंगे तो, पर इतने सालों से फांसी दे रहे हैं, काम तो आ नहीं रहा, क्राइम तो और बढ़ रहा है। हाँ, किसी को ऐसे तड़पा के मारना सही भी नहीं है। सर ਉਹਦੀ जगह कुछ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। क्या चीज? तो फांसी की जगह बंदे ਨੂੰ जो ਉਹਨੇ क्राइम ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ऐसे तुम किसी क्रिमिनल को समझाना चाहोगे कि मर्डर गलत बात है, करना नहीं चाहिए, वो समझ थोड़ी लेगा। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਦਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। मतलब सिंपली हाँ या ना में पहले बताओ कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं? पर ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज बैन करती जा रही हैं। यूरोप में बैन है कैपिटल पनिशमेंट, और उनका तो क्राइम रेट भी गिर रहा है। सर उनके पास अंडरस्टैंडिंग है ना। बिल्कुल, अब ये भी पर्सपेक्टिव है। तुम कैपिटल पनिशमेंट को क्या देखो, अच्छा दूसरा एक कैपिटल पनिशमेंट तो बहुत बड़ी बात है, क्या चालान की सजा, फाइन बिल्कुल सही है? मतलब अगर तुमने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की, क्या उसके बदले जो तुम्हें फाइन देना पड़ता है वो सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही सही है। है। पहले चलो सही वालों को लगाते हैं, सही कैसे है? जो रूल रेगुलेशन को रिमूव करेगा उसके लिए ऐसा ही है भाई, सारे लाइन में खड़े हैं तो वो कैसे क्रॉस कर जाएगा? ठीक है, हाँ जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? करप्शन तो बढ़ा रही है, चलो करप्शन भी हो जाती है फिर। और सर कई बार बंदे की मजबूरी भी होती है, जैसे कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो जाना पड़ेगा, इस नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन यही है कि काम पर अनसर्टेनिटी अराइज होगी कोई। नहीं, वो तो एक्सट्रीम, वो तो एक्सेप्शन आ गई ना, आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। सर कई बार तो वैसे ही रोक लेते हैं, अगर नहीं लाइट क्रॉस होगी हो तो पैसों के लिए। मतलब आंसर के लिए मैं, अगर तुम किस चीज को रिजेक्ट करते हैं, जैसे इस चीज को तुमने रिजेक्ट किया, तुम्हें डिफेंड करना, तो ऑल्टरनेटिव सजेशन जरूरी है। इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव सजेशन जो पेश किया गया सरकार के आगे नीति आयोग ने, कि कभी भी जो ट्रैफिक वायलेशन होती है उसके बदले पैसे लेने बंद कर देने चाहिए, बिकॉज सिटीजन्स को तुम चाहते हो कि वो करेक्टिव मेजर में जाए। तो करेक्टिव कभी भी उन्हें लगता है चलो फाइन दिया आगे बढ़ जाए, पे कर सकता है, वो तो परवाह ही नहीं करता। ठीक है, दूसरी जगह इंसान इसके पीछे ये सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कॉग्निशन। किसी ने लाइट क्यों क्रॉस की होगी? तुम लाइट क्यों क्रॉस करते हो? चलो कभी पता नहीं चलता, पर ज्यादातर टाइम तुम्हें लगता है कि लाइट पे खड़ना फजूल है। ठीक है, नहीं, जो क्रॉस करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो लाइट इसलिए क्रॉस कर रहा होगा, उसे लाइटें फजूल लगती होगी। ठीक है, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि उसे लगता होगा कि लाइटें फजूल है, इसलिए लाइट क्रॉस कर जाता होगा।
सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन, नीति आयोग की तरफ से सरकार को रिकमेंडेशन है कि फाइन हटा के लोगों को, वो जो वीडियो नहीं चलती होती सेफ्टी की जब चलान के ऑफिस में कि ऐसे चौंक मुड़ना चाहिए, उसकी सजा दो कि इतने घंटे बैठ के ये वीडियो देखनी है। हर बारी लेट्स सपोज उसने एक लाइट क्रॉस की, 3 घंटे बैठ के वो वीडियो देखनी है, वो बार बार रिपीट होती है, तो वो टॉर्चर है। ठीक है, वो अगली बारी लाइट क्रॉस करने से पहले 100 बारी सोचेगा कि 3 घंटे वहां बैठ के ये क्या करूंगा मैं। ठीक है, फोन ये बाहर की कंट्रीज एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं और ये कामयाब हुआ है। फोन सब कुछ रखवा लेते हैं बाहर, कोई ऑप्शन नहीं है, बस बैठ के स्क्रीन की तरफ देखी जाओ, वो कभी क्रॉस नहीं करेगा दोबारा। ये ब्रेन पे हिट किया। ठीक है, इकोनॉमी से ज्यादा मेंटालिटी पे हिट करना जरूरी है। उसने अपना वो लाइट पे अगर क्रॉस करना, उसने ये समझा कि मैं अपना मतलब उसे टाइम फजूल लगा कि यहाँ क्यों खड़ रहा हूं, तुमने 3 घंटे बर्बाद करवाए उसके। 3 घंटे में उसे उस चीज का अपने आप एहसास होगा, वो अगली बारी 30 सेकंड खड़ना पसंद करेगा, क्योंकि उसके मन में लगातार वो टॉर्चर चलेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव सजेशन जो सरकार को दिया गया नीति आयोग की तरफ से, कि क्योंकि परसीव किया जाता है कि देखो चलो हम हर साल ये न्यूज जरूर आती है कि पुलिस ने इतने पैसे कमा लिए हैं चालान काट के, पर दूसरी साइड पे सरकार की अपनी सोच है कि ये कोई कमाने का जरिया नहीं है हमारा, दिस इज नॉट अ वे ऑफ इनकम, ये कमाने का जरिया नहीं है। वो तब भी कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज बेटर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम कहते हो जैसे कैपिटल पनिशमेंट, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव सजेशंस भी देना। ठीक है, और वो जैसे लवप्रीत आपने जो सजेशन दिया था वो पनिशमेंट नहीं थी। ठीक है, पनिशमेंट का ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट ही होती है, बस ठीक है सर। वे में। जैसे इसका अब इस कॉग्निशन, ये एटीट्यूड बिल्डिंग कैसे होती है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ये एक स्टडी है पूरी, जिसे कहते हैं नज करना, लोगों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना किसी चीज के लिए। जैसे आपका एक मिशन शुरू हुआ था स्वच्छ भारत, अब सरकार ने जब स्टार्टिंग में मिशन शुरू किया, सरकार ने पूरे इंडिया में टॉयलेट्स बनवाने शुरू किए, सरकार अपने पैसों से टॉयलेट्स बनवा रही थी। ठीक है, चलो सिर्फ टॉयलेट्स की बात करते हैं, टॉयलेट्स बनवा रही थी। रूरल एरिया में किसी के भी घर पे टॉयलेट नहीं है, सरकार पैसे देगी, टॉयलेट बनाओ टॉयलेट बनाओ टॉयलेट बनाओ। सरकार ने टॉयलेट बनाने में इंडिया की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन को टॉयलेट बना के दे दिए 5 सालों में। उसके बाद नीति आयोग अपना बैठा, नीति आयोग ने वैसे देखा कि टॉयलेट्स का क्या हाल है, देखने चलते हैं। तो उन्होंने पाया कि टॉयलेट्स के कमरे को ताला मार के लोगों ने बस संभाल के रखे पड़े हैं, वो आज भी ओपन में ही जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 3-4 साल में ये, उसके बाद स्टडी शुरू हो गई थी तीसरे को साल में। तो नीति आयोग ने पाया कि लोगों ने टॉयलेट तो बना दिए सरकार ने, लोग यूज करते नहीं है, इसीलिए नज करना जरूरी है उन्हें। ये वर्ड है नज करना, उन्हें नज करना जरूरी है। नज करना क्या होता है, तुम्हें इनडायरेक्टली तुम्हारी मेंटालिटी को इफेक्ट करना। इसी के चलते हुए जो स्वच्छ भारत की जो नई एड्स थी वो बनाई गई कि अंकल नई बाइक तो ले ली पर अभी भी खुले में। हर चीज को देखी हुई है ना ये एड्स, ठीक है, महंगा टीवी तो ले लिया पर अभी भी खुले में। वो क्यों? वो नज कर रहे हैं उन्हें, वो सोशल स्टेटस से, टॉयलेट्स को सोशल स्टेटस से जोड़ना जरूरी था। ये परसीव करवाना जरूरी था कि जो बंदा टॉयलेट नहीं यूज करता वो गवार है। अगर लोगों में ये फीलिंग तुम पैदा कर दो
कोई भी पर्सन अपने आप को खुद गवार नहीं कहलवाना पसंद करेगा, खुद भाग के दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं नजिंग करना, किसी को इनडायरेक्टली जो काम तुम चाहते हो वो करवा देना। अब एटीट्यूड डेवलपमेंट यहीं से आती है। सबसे पहले एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए जो तुम प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तुम किसी को एटीट्यूड डेवलप करवाना चाहते हो, सबसे पहली चीज है उसे प्रैक्टिस में लाओ। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग करवाना। क्लासिकल कंडीशनिंग करवाना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए तुम किसी चीज को, किसी की हैबिट बनाना चाहोगे। अगर तुम किसी की कोई चीज को हैबिट बना पाओगे, वो अपने आप उसके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाएगा। जैसे एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक डॉग को रोज जब खाना दिया जाता था, खाना देने से पहले ना बेल बजाई जाती थी। बेल बजाने के 10 मिनट के बाद उसे, एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद उसे खाना दिया जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरा महीना किया, बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई 10 मिनट बाद खाना दिया, बेल बजाई 10 मिनट बाद खाना दिया। उसके बाद बेल बजाई खाना नहीं दिया। 10 मिनट बाद खाना नहीं दिया, पर जो डॉग था उसके मुंह में ना अपने आप सलाइवा जनरेट होने लग गया था। क्यों? तुमने उसकी हैबिट डेवलप करवा दी थी कि सबसे पहले एक बेल बजती है, बेल के बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद फूड आएगा। तो उसके ब्रेन को ये पहले से ये सीक्वेंस याद हो गया है। अगर उसके ब्रेन को ये सीक्वेंस याद हो गया है, वो अपने आप उसके रिगार्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे कॉग्निशन से अपने आप एक्शन जनरेट होता है। ठीक है, तो यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लियर है? किसी को क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई डाउट कैसे काम करता है? ठीक है, सेकंड है किसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करना। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होता है कि लेट्स सपोज किसी पर्सन का कोई एटीट्यूड है, किस टाइप का एटीट्यूड, कोई भी, लेट्स सपोज एंगर। सबसे पहले एंगर। अब अगर वो किसी के खिलाफ गुस्सा होता है, दूसरी साइड से दो टाइप के रिएक्शन आ सकते हैं। या तो बंदा कुछ भी ना बोले, या उसे बोले कि बिहेवियर जो है तेरा गलत है, इसे सुधार। ये आता है ना? तो अगर उसे सुधारने को बोला जाता है, तो अगर उसका बिहेवियर मतलब एक तरह से रिजेक्शन पे चला गया, समाज की तरफ से या सोशल पर्सपेक्टिव से रिजेक्शन में गया, रिजेक्शन वाले बिहेवियर को ऑटोमेटिकली अपनी पर्सनालिटी से एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगर कोई अच्छा बिहेवियर है, जैसे तो तुम्हें खुशी मिलती है, तो उसकी तरफ से तुम्हें सोसाइटी की तरफ से ही एक्सेप्टेंस आती है कि ये बिहेवियर अच्छा है। अगर ऐसे किसी बिहेवियर को मतलब समाज जिसे इनकरेज करता है, मतलब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही तुम्हारा समाज हो गया, तो सबसे बेसिक ग्रुप के तौर पे भी पेरेंट्स और फ्रेंड्स सबसे बेसिक हो गए। अगर एक्सेप्टेंस आती है तो अपने आप ये चीज री एनफोर्स हो जाएगी कि हाँ ये तो मुझे रखना ही रखना है। तुम सोचोगे नहीं कि मुझे ये रखना है या नहीं रखना, तुम्हारे माइंड में अपने आप आएगा। जैसे गुस्सा, कई लोग फिर अपने आप धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं कि हाँ मैं गुस्सा कंट्रोल ही करूँ। उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि वो जहां पे गुस्सा कर रहे हैं वापस कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा, तो उन्हें होता है कि ठीक है शायद मेरा बिहेवियर गलत है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक फर्क पड़ जाएगा, पर हाँ बंदा सोचने जरूर लग जाएगा एक पॉइंट के बाद।
तो अगर किसी के बैड बिहेवियर्स को रिजेक्ट किया जाए और गुड बिहेवियर्स को इनकरेज किया जाए, वो पर्सन का एटीट्यूड अपने आप चेंज होता है। ठीक है। तीसरी लर्निंग जो बचपन से ऑब्जर्वेशन लर्निंग से होती है। ये बच्चे की जो इनिशियल लर्निंग होती है ना, इसके ऊपर सबसे बड़ा असर होता है। सबसे पहला स्टेज ये पेरेंट्स के वहां से आती है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से सीखता है, स्कूल में टीचर्स भी आ गए, फ्रेंड्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। ये स्टेज पे तुम सबसे ज्यादा लाइफ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हो। घर पे जो भी चलता है या स्कूल में जो भी चलता है वो अल्टीमेटली तुम्हारे एटीट्यूड पे असर डालेगा ही डालेगा। तभी जब पेरेंट्स स्कूल भेजने के उसमें होते हैं तो बेस्ट से बेस्ट स्कूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में ना 2 टाइप की लोकेलिटीज को देखा गया, 2 टाइप की कम्युनिटीज को देखा गया। एक अमीरों के, जहाँ पे ज्यादातर लोग अमीर रहते थे, वहां पे मतलब वहां पे कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं, वहां पे लोकल बच्चों को पास वाले स्कूल ही भेजा जाता है, स्कूल हमेशा नियरेस्ट होना चाहिए। तो जो अमीरों का स्कूल है, पेरेंट्स से फंडिंग करते हैं, उन्हीं के थ्रू वो सब कुछ चलता है, तो ऑब्वियसली उनके पास फैसिलिटीज बेटर होंगी उनके स्कूल में। तो रिच नेबरहुड में जो स्कूल था और जो पुअर नेबरहुड में स्कूल था, इन दोनों में कंपैरिजन देखा गया और ओवर द ईयर्स ट्रैक किया गया कि ये अल्टीमेटली एंड अप कहां होते हैं। ठीक है। तो यहां पाया गया कि जो रिच नेबरहुड के लोग थे, इनके बच्चे भी लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योर्स बन गए या मतलब वेल टू डू प्लेसेस पे पहुंचे, वाइट कॉलर जॉब्स जिन्हें कहते हैं, उन पे पहुंच गए। ये पुअर हाउस होल्ड के लोग जल्दी एजुकेशन छोड़ गए, ठीक है, लेबर पे लग गए या किसी फूड जॉइंट्स, वहां पे वही पॉपुलर जॉब है, फूड जॉइंट्स पे लग गए, फैक्ट्रीज में लग गए। तो इन्होंने, पेरेंट्स भी पुअर थे, लो वेज थी, खुद भी लो वेज पे एंड हो गए। रिच खुद अमीर थे, अपने बच्चों को भी अमीर होने का तरीका सिखाया। ये मेंटालिटी बहुत कम लोग ब्रेक कर पाते हैं। ये बहुत बड़े ट्रैप होते हैं सोसाइटी के, जो जहां है वहीं रह जाए। ये सोसाइटी के ट्रैप है एक्चुअली, ठीक है, विशियस सर्कल में घूमती है सोसाइटी। ब्रेक करना तुम्हारी लाइफ का मतलब, अगर तुम किसी ट्रैप में फंसे हुए हो, कोई भी हो सकता है, बुरी संगत हो सकती है, ठीक है, ड्रग्स हो सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम लेते हो, कोई किसी जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। कोई ऐसे सोसाइटी में हो सकता है जहां पे ड्रग्स बहुत कॉमन हो, या बहुत लोग ड्रिंक करते हो, ठीक है, और उस पर्सन को भी आदत पड़ गई है, या यही पॉवर्टी का लगा लो। क्यों स्लम्स से लोग ज्यादातर स्लम्स में क्यों रह जाते हैं? मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे ही रह जाएंगे, पर 99% लोग जो स्लम्स में पैदा होते हैं वो अल्टीमेटली वो भी स्लम्स में रहेंगे, उनके बच्चे भी स्लम्स में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऑब्जर्व क्या किया है कि फादर बड़ी यंग एज पे कमाने लग गए थे, हम भी यंग एज पे कमाने लग जाए, ठीक है। पर यंग एज पे कमाने का मतलब है तुमने एजुकेशन नहीं पूरी की, एजुकेशन नहीं पूरी की तो तुम्हारी अपने आप इनकम ड्रॉप होगी ही होगी, ठीक है। जितनी मतलब ये बोला जाता है कि हर साल जो तुम एक एजुकेशन में लगाते हो, अगर तुम उसे कहीं पे रीप करने पे हो, एक्चुअली उसे यूटिलाइज करने पे हो, तुम अपनी 10% इनकम हमेशा बढ़ाते रह सकते हो लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि कोई पैसे दे रहा उसके लिए, लॉन्ग टर्म में वो 10% तुम्हारी इनकम में हर एक साल जो एजुकेशन में लगाया 10% से तुम्हारी इनकम बढ़ाएगा।
ठीक है, तो ये समाज में फर्क आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशन, रिच घरों में यही देखा कि फादर किस तरीके से, मतलब फादर मदर दोनों किस तरीके से जब भी काम कर रहे हैं तो वो साथ में एजुकेशन पे पूरा फोकस कर रहे हैं, खुद भी शायद कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में टेबल के ऊपर बातें क्या हो रही हैं। अब डाइनिंग टेबल पे लेट्स वो सारे मिल रहे हैं, एक साइड पे अगर ये बात हो रही है कि कल का राशन कैसे पूरा होगा, उससे भी बच्चे को भी लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव यही होगा कि पैसे इसीलिए कमाने हैं कि कल का राशन कैसे पूरा होगा। दूसरी साइड पे अगर ये बातें हो रही हैं कि ये बिजनेस शुरू कर लिया जाए, यहाँ पे शेयर में पैसे लगा दिए जाएं, उसका माइंडसेट भी वैसे ही बन जाएगा बच्चे का कि ये चीज ऐसे चलती है। तो तभी एक चीज कहते नहीं होती कि बच्चों के आगे बात बड़ी देख के करनी चाहिए, बड़ी जल्दी कैच कर जाते हैं चीजों को, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, उनका ब्रेन क्लीन है, तुम जिस साइड डालोगे वो उसी साइड डल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल ब्रेक करना, पहले तो फैमिली के अंदर ब्रेक करना ही बहुत मुश्किल है, उसके बाद अगर ब्रेक करना भी है वो रास्ता भी बहुत मुश्किल होता है, आसान रास्ता नहीं होता। आसान रास्ता तो वही है कि सेम प्रोफेशन कर लो, पर फिर वो पूरी लाइफ वही है, ठीक है। पिछली लाइफ को छोड़ के अगले में जाना चाहते हो तो पर्सपेक्टिव तो तुम्हें ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब लास्ट थ्योरी जो इसमें कोई मिस कर दी, अच्छा फंक्शनलिस्ट थ्योरी मिस कर दी, कोई नहीं, चलो मैं वो उसी के साथ रिलेट हो जाएगी, मैं लास्ट में बताता हूँ। अगली जो थ्योरी है वो है सोशल कंपैरिजन की थ्योरी। सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अब सोशल कंपैरिजन क्या है? सोशल कंपैरिजन होता है कि तुम सेल्फ को, अपने आप को किसी बेटर से कंपेयर करके देखते हो, बेटर से या किसी और वैल्यू से, किसी और की वैल्यू जो किसी और बंदे में कोई गुण है उससे कंपेयर करके देखते हो। इससे तुम्हारे मन में 3 टाइप की चीजें जनरेट होती हैं। सबसे पहले तो क्या उस चीज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट करने बारे सोचते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम अचानक ही उस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हाँ तुमने समझा है कि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फिर तुम इससे किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस में लाओगे, और जब प्रैक्टिस में लेके आए तब जाके ये तुम्हारे कोर वैल्यूज का धीरे धीरे ओवर द इयर्स कोर वैल्यू का हिस्सा बन जाएगी। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ का ऐसे होता है, ठीक है, हम ऐसे काम करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? और लास्ट थ्योरी इन्हीं से जुड़ी हुई वो थी फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट थ्योरी है कि हम अपने जो भी एटीट्यूड डेवलप करते हैं, एटीट्यूड को हमेशा हम एक स्केल पे वे करते हैं कि ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, क्या यूजफुल है या नहीं है। अगर तो ये थॉट आता है कि यूजफुल नहीं है, तुम उस वैल्यू को अपने आप एलिमिनेट करोगे। अगर यूजफुल है तो उसे अपने कोर में ले जाओ, कोर कॉग्निशन दिमाग में हमेशा रख लोगे। तो हमारा एटीट्यूड सिर्फ हमारा समाज में पर्पस सर्व करता है, इसका काम करता है, ठीक है, इसके मुताबिक ये काम करता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नहीं, देखो कोई भी एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव तब तक नहीं होता जब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुमने किससे कोई झूठ बोला, लाई,
ठीक है। अगर झूठ बोल के उस मोमेंट में तुम्हें फायदा हुआ है तुम उस टाइम के लिए उसे संभाल लोगे, पर लॉन्ग टर्म में अगर झूठ ने तुम्हें नुकसान ही दिया है तुम्हें होगा कि छोड़ो यार, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव आया ना, तो तुम झूठ को अपने आप रिजेक्ट कर दोगे कि यूजफुल नहीं है मेरी लाइफ के लिए। शॉर्ट टर्म में उसने बेनिफिट दिया था तो तुमने थोड़ा टाइम उसे रखा, पर जैसे कहते हैं कि झूठ के कोई पैर नहीं होते, लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ब्रेक होना ही है। तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा पर्सपेक्टिव यही बनेगा कि झूठ गलत ही है। सर ठीक है? एलिमिनेट का करेक्ट मीनिंग क्या है? किसका? एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना, हटा देना। बिल्कुल कहीं से खत्म होते नहीं है। खत्म होते नहीं, क्योंकि तुमने उनके बारे में सोचा ही नहीं कि इन्हें खत्म कैसे करें। सेम मीनिंग होता है ना। हैं जी? सॉरी सर, वो साथ वाली को समझा रही थी। ठीक है जी। सर कौन सा एट्रिब्यूट यूजफुल है, कौन सा चीज इंसान के खुद के दिमाग के ऊपर है ना, किसी की इंसान को लेने के लिए या जो ये यूजफुल है या नहीं है, ये सोशल रिएक्शन से आता है। अगर तुम्हें सोशली किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा तुम अगली बारी वो करने से खुद कतराओगे, मैं ना ही करूं कि इस सिचुएशन में दोबारा ना फेस करनी पड़े। ठीक है? क्लियर है? किसी और को कोई डाउट? तो ये थी हाफ लेक्चर इसका और आज की क्लास।